हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी यूपीएससी एस्पिरेंट चैनल पर। मेरा नाम है कौशल कुमार और दोस्तों ये चल रही है हमारी भारतीय समाज यानी कि इंडियन सोसाइटी की एक सीरीज। तो दोस्तों हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर करा रहे हैं। ये नॉट ओनली यूपीएससी के अंदर काम आएगा बल्कि आपका हर पीसीएस जहां पर आपका इंडियन सोसाइटी दे रखी है वहां पर भी आपका काम आएगा। जैसे कि आपका यूपी पीएससी या फिर आपका यूपी पीसीएस आप जिसको कहते हो, वहां पर भी हमारा इंडियन सोसाइटी आती है। तो मेंस में वहां पर सवाल आते हैं तो वो सवाल यहां से आने की चांसेस रहेंगे। तो आप प्लीज सीरीज को कंप्लीटली बस फॉलो करते रहिए। तो हमने अभी तक आपको 14 विशेषताएं करा दी हैं हमारे भारतीय समाज की। आज ये वीडियो का पार्ट लास्ट होने वाला है। इसके बाद हमारे भारतीय समाज की विशेषताएं का टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा और एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंडियन सोसाइटी के अंदर। तो चलिए 15वीं विशेषता कहती है हमारी कि जो हमारा समाज की एक अद्भुत विशेषता है कि हमारा समाज वैज्ञानिकता पर आधारित है और ये जो हमारा समाज है ज्ञान पर आधारित समाज है। हम कैसे कह सकते हैं कि भारतीय समाज वैज्ञानिकता और ज्ञान पर आधारित है? तो आप जरा देखिए कि हमारे जो ज्ञान के स्रोत हैं वो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं। ये हमारे ज्ञान के क्या हैं? स्रोत हैं। तो और हमारे इन मतलब वेद पुराण उपनिषदों पर इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या हो रही है? रिसर्च चल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारा कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से ही संबंध कहां से रहा है? ज्ञान और वैज्ञानिकता से हमारा संबंध पहले से ही रहा है। आप एक उदाहरण से और देख सकते हो कि आज वर्तमान समय में जब हमारे पूरी दुनिया में होड़ लगी हुई है अंतरिक्ष की जानकारियां लेने के लिए, हमारा ज्योतिष विज्ञान इतना सक्षम था, जो कि हमारे वेद पुराणों से हमको पता चलता है ज्योतिष विज्ञान का, कि हमने पहले से ही ज्योतिष विज्ञान के बारे में काफी सारी जानकारियां पता लगा रखी हैं। तो ये हमारे मतलब सिद्ध करता है ये पॉइंट हमारा कि हमारा जो समाज है वैज्ञानिकता और ज्ञान पर आधारित समाज है। जैसे आप हमारे देश के अंदर बुद्ध भगवान को देखेंगे तो उनके आप फिलोसॉफिकल थॉट को देखेंगे, महावीर जैन को देखेंगे और विवेकानंद स्वामी या स्वामी विवेकानंद को आप देखेंगे और तुलसीदास, कबीरदास, वाल्मीकि जैसे कवियों को भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारे भारतीय समाज में ज्ञान के बहुत भंडार हैं। न केवल हमारे यहाँ पर ज्ञान के भंडार बल्कि ज्ञानी भी और विद्वान भी बड़े बड़े हमारे समाज में हुए हैं। तो इन चीज़ों से हमको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, हमारा समाज कहीं ना कहीं ज्ञान और वैज्ञानिकता पर आधारित है। आज भी जहाँ लोग मतलब आप देखिए हमारे पास कितनी औषधियाँ हैं, हम कितने उपचार कर देते हैं। आज भी जब कोविड-19 में हमारी कितनी सारी अश्वगंधा है ना, ऐसी चीज़ें जो हैं वो काम आई। यानी कि आज भी हमारा आयुर्वेद मतलब वर्तमान समय में भी इंटरनेशनल लेवल पर जब तकनीक इतना विकास कर गई, साइंस इतना विकास कर गई, फिर भी हमारा आयुर्वेद कामयाब है आज के समय में भी। तो ये दर्शाता है कि हाँ, हमारा समाज ज्ञान विज्ञान पर आधारित समाज है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे समाज की एक अद्भुत विशेषता ये है कि हमारे समाज में एकल परिवार तो रहता ही है, साथ में हमारे परिवार की हमारे समाज की प्रमुख विशेषता ये है कि हमारे समाज में संयुक्त परिवार प्रधानता उसकी है। तो संयुक्त परिवार की प्रधानता हमारे समाज में हमेशा से रही है। जैसे आप परिवार में आप अपने यार दोस्त वगैरह को मतलब देख सकते हो या मित्रों को, आप साथियों को देखोगे तो उनके परिवार में आपको पता चलेगा कि दादाजी भी रह रहे हैं, पिताजी भी रह रहे हैं, चाचा भी रह रहे हैं। कभी कभी तो आप ऐसी जगह भी देखोगे कि एक ही परिवार के अंदर और भी कई सारे मतलब सदस्य हैं वो रह रहे हैं। यानी कि एक से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, ज्वाइंट रूप से रहते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है, अगर ऐसे करके हमारे समाज में ये सारी चीजें रहेंगी तो ये किसको डिनोट करती है? समाजीकरण को। यानी कि संयुक्त परिवार में जो बच्चा पलेगा बढ़ेगा उसका समाजीकरण पहले से ही अच्छा हो जाएगा और उसके व्यक्तित्व में भी पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता के गुण देखे जा सकते हैं। जबकि एकल परिवार में आप देखोगे तो मनोविज्ञान भी ये मानता है कि एकल परिवार में पलने वाला बच्चा और या एकल परिवार जो होता है उनमें तनाव ज्यादा रहता है, जबकि संयुक्त परिवार में तनाव थोड़ा सा कम रहता है। फिर भी आप अगर देखोगे तो पाश्चात्यकरण हमारे समाज में ग्रहण किया जा रहा है और पाश्चात्यकरण ने हमारे यहाँ पर एक प्रमुख विशेषता ये लाके खड़ी कर दी है कि हम धन का संचय करना, निजी स्वार्थों को पूरा करने के चक्कर में, और हम ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता उनके साथ रहना या दादा दादी के साथ रहना, ये क्या हमारी स्वतंत्रताओं पर पाबंदी लगाई जा रही है या हमारी स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा रहा है। ऐसी मानसिकता ने आज संयुक्त परिवार की जो डोर थी वो पूरी तरीके से तोड़ के रख दी हमारे भारतीय समाज में। लेकिन फिर भी आज भी आपको कहीं ना कहीं ये झलक देखने को मिलेगी कि हमारे भारतीय समाज में एक अद्भुत गुण है, और वो किस चीज का गुण है? वो संयुक्त परिवार का गुण है। चलिए अगली विशेषता की हमारी बात करते हैं, नातेदारी। नातेदार आपको पता होंगे, रिश्तेदार। जी हाँ,
भाई सगे संबंधी या रिश्तेदार हमारे भारतीय समाज का एक अद्भुत गुण है। जबकि आप विदेशों में जाके देखोगे तो विदेशों में ऐसी पद्धति आपको कम देखने को मिलेगी, जबकि आप जगह जगह पर हमारे भारत के अंदर जन्म से लेकर विवाह तक और विवाह से लेकर मृत्यु तक आपको पता चलेगा नए नए नाते जुड़ते जाते हैं, नए नए संबंध जुड़ते जाते हैं और नए नए रिश्ते हमारे बनते जाते हैं। तो इनमें लगातार संबंधों में क्या होती रहती है, वृद्धि होती रहती है। और यही सगे संबंधी हमारे खुशी में हमारी खुशियां बांटने के लिए आते हैं। साथ में जब हम शोक में होते हैं, गम में होते हैं, डिप्रेशन में न चले जाएं, ऐसी स्थिति में भी ये हमारा साथ में होते हैं और हमारे साथ होकर हमारा सपोर्ट करते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि समाज में आजकल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, असामाजिक तत्व हैं ऐसे कि जो मोटिवेशन की जगह आपके जो रिलेटिव हैं वो आपको डिमोटिवेट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा उन रिश्तेदारों को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो मजबूत सामाजिक व्यवस्था हमारे ये नातेदारी या रिश्तेदारी से ही थोड़ी सी कहीं ना कहीं बनती है और सहयोग की भावना भी हमारा इससे विकसित होती है। आगे अगर हम बात करें अगली विशेषता की, 18वीं विशेषता कहती है विशाल मानव संसाधन। यानी कि हमारे भारतीय समाज के अंदर आपको पता है हमारे भारत में दूसरा नंबर पर जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या विश्व की है वो चीन की है और विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे अधिक जनसंख्या अगर किसी की है तो भारत की है। तो ध्यान रखिएगा, हम मानव को भी मतलब व्यक्ति को भी क्या करते हैं, एक संसाधन के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने से, खर्च करने से, इसके स्वास्थ्य पर, इसकी शिक्षा पर, तकनीक में, तो ये हमारा क्या है, ये नई नई चीजों को विकसित करता है। तो ये भी हमारा मानव क्या है, एक संसाधन के रूप में हम मानव का प्रयोग करते हैं। तो मानव संसाधन हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि कार्यशील जनसंख्या हमारे यहाँ पर, इसको जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर 15 से, जी हाँ 15 से 59 वर्ष की जो आयु वर्ग है इसकी जनसंख्या का लगातार मतलब जो वेटेज है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका बढ़ने का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि जनांकीकी लाभांश की स्थिति इसको कहते हैं जनसंख्या के आंकड़ों के अकॉर्डिंग। और परंतु इसके कारण क्या है, जब देखो जनसंख्या अधिक है तो कभी कभी इसके नकारात्मक प्रभाव भी होता है। और वो क्या कि हमारे पास अगर संसाधन सीमित हैं, अगर हम उस कार्यशील जनसंख्या का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और भुखमरी बढ़ेगी, अकाल होगा, महंगाई लगातार बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी समस्याएं भी हमारी जन्म लेती हैं। एक हमारा आप अगर देखेंगे तो बहुसंस्कृतिवाद हमारे भारतीय समाज का एक अद्भुत गुण है। कैसे? आप जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाइए, आप अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक आइए, आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, खान पान, भाषा, बोलचाल, रहन सहन, सारी चीजों में इतनी विविधता दिखाई देगी कि आपको पता चलेगा कि यहां पर तो हमारे भारत में विभिन्न प्रकार की जो है संस्कृतियां विद्वान हैं। तो ये भी हमारे भारतीय समाज का एक अद्भुत गुण है। इसके साथ हमारा भारतीय समाज में कई सारी विविधता है। हालांकि इस विविधता के टॉपिक को हम अलग से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको विविधता के बारे में जो पूछा जाए सवाल तो फिर उसका भी जवाब आप लिख पाएं। चलिए अगर हम बात करें तो हमारी भौगोलिक विविधता, आप ऊपर जाइए हिमालय पर्वत में कितनी ठंड रहती है, आप राजस्थान में आइए कितनी गर्मी रहती है। तो आपको पता है हमारे मतलब भारत में एक जगह राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। वहीं आप मेघालय में जाएंगे तो मेघालय के चेरापूंजी और मौसिनराम में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा प्रति वर्ष होती है। इसका मतलब भौगोलिक विविधता तो है ही, कहीं पहाड़ है, कहीं रेत है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं दलदलीय क्षेत्र है तो कहीं तटीय क्षेत्र है। तो भारत में बहुत सारी भौगोलिक विविधता भी है। और भाषाएं, हमारी संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं। तो आप समझिए मतलब भाषा के बारे में तो एक कथन भी कहा जाता है कि कोस कोस पे पानी बदले और 100 कोस 4 कोस पे बानी। भाई कोस कोस पे पानी बदले और 4 कोस पे बानी, ऐसा हमारा क्या है, एक कथन भी कहा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो धर्म, भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अन्य प्रकार के यानी कि बौद्ध, जैन, ऐसे भी धर्म हमारे प्रचलित हैं। तो धर्म के आधार पर भी भिन्नता देखी जा सकती है, सांस्कृतिक भिन्नता देखी जा सकती है, प्रजातीय विभिन्नता। आप अब अगर हमारे भारतीय समाज में देखेंगे तो उत्तर भारत में किसी अन्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं, दक्षिण भारत में किसी अन्य प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ऐसे ही आपको पता चलेगा कि हाँ, प्रजाति भिन्नता तो हमारी भारतीय समाज में प्राप्त होती है। जातिगत विविधता, जनसांख्यिक विविधता, यानी कि किसी राज्य की जनसंख्या कम है तो कहीं की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कहीं का जनसंख्या घनत्व बहुत कम तो कहीं का बहुत ज्यादा। इस प्रकार से और कुछ अन्य विविधताएं भी हमारे भारतीय समाज में मौजूद हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी 20 की 20 जो हमने भारतीय समाज की
जो विशेषताएं कराने का वादा किया था वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को सपोर्ट करें, तो हम आने वाले टाइम में जो यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू कर पाएं और आपका जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।